हाँ, तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को आज मैं बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, बुक से ही बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको देखिए, जो बच्चे इनको जानते हैं वो भी थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, कुछ जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं उसको जानने का कोशिश कीजिए, और जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं वो इन पे ध्यान दीजिए। और आप ही के लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चे मान लो ये कि पढ़ने के लिए नहीं आ पाता है, किसी कारण घर पर रुक जाता है, तो वो जो है रिकॉर्डेड इस चीज़ को देखकर वो अपना तैयारी कर सकता है। तो पहला नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, यानी कि एक कोशिकीय शैवाल जो है ना, उसमें जल का जो परिवहन होता है ना, परिवहन होता है यानी विषप्रासरण द्वारा, चालनी नालिका द्वारा, मिश्रण द्वारा, जाइलम वाहिका द्वारा। यानी कि एक कोशिकीय शैवाल में परिवहन जो यानी कि आने जाने का जो काम करता है वो किसके द्वारा करता है। देखो, ये एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं उसमें विसरण क्रिया के द्वारा जो है ना परिवहन होता है। समझ गए? तो ये ऑप्शन नंबर ग सही होगा, विसरण द्वारा। अगला दिया है 2 नंबर में कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधा में स्थानांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधा में स्थानांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिज का, पानी और घुलित खनिज जो होता है ना, वो जो स्थानांतरण होता है पौधा में, किसके द्वारा होता है? जाइलम नालिका द्वारा, फ्लोएम द्वारा, मृदुत्तक द्वारा, दृढ़ोत्तक द्वारा। तो कह रहा है यानी कि जड़ से जो ले जाने का काम करता है पानी और खनिज लवण को, वो किस नालिका का काम है? तो फ्लोएम का काम होता है ऊपर से नीचे ले आना, यानी चारों तरफ पहुंचाना उसको, दोनों भाग में, पत्ती में, जड़ में, सब जगह उसको भोजन को पहुंचाना होता है। और जाइलम जो होता है ना, वो जड़ से अवशोषण करके क्या करता है, पत्ती तक पहुंचाता है। तो पानी एवं घुलित खनिज लवण को पहुंचाने का काम करता है जाइलम। ऑप्शन नंबर क होगा, जाइलम नालिका द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर में, पौधा में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधा में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ऑप्शन देखो दिया है, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, प्रोटीन। ग्लूकोज जो होता है ना पौधा में, ये परिवहन नहीं होता, इसका निर्माण होता है। सुक्रोज क्या होता है? ये परिवहन होता है, यानी आने जाने का काम सुक्रोज के द्वारा खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है पौधे में जो भोजन होता है। स्टार्च का वाला हिस्सा जो होता है ना, उसमें भोजन जो जमा होता है। और प्रोटीन तो आप लोग समझते हैं, तो इसलिए इसका जो है पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज। ऑप्शन नंबर ख होगा, सुक्रोज। आगे है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? फ्लोएम पहले ही बता चुके, ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ देखिए बता चुके हैं इसमें कि पानी और घुलित लवण, यहाँ इसमें फ्लोएम दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका काम क्या होता है कि दोनों ऊपर नीचे यानी कि ले जाना। तो यहाँ ये पौधा कह रहा है कि पौधे में जो 4 नंबर में, फ्लोएम खाद्य पदार्थ परिवहन द्वारा किस दिशा में होता है? फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो यहाँ पे देखो दिया है, केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, यानी केवल नीचे की ओर तो ये नहीं लाता है। फ्लोएम का काम होता है ऊपर और नीचे दोनों ओर। समझ गया? यहाँ नीचे, ये तो ऑप्शन सिर्फ केवल नीचे की ओर कर रहा है, तो गलत हो गया। और ये 2 ख नंबर ऑप्शन दिया है कि केवल ऊपर की ओर, तो जाइलम का काम होता है केवल जड़ से खनिज लवण को ले जाकर पत्ती तक पहुंचाना, ये तो जाइलम का काम है। इसमें कह रहा है फ्लोएम, इसलिए ये भी गलत है। अब देखो, ये 3 ग नंबर ऑप्शन है कि ऊपर और नीचे दोनों ओर, तो ये ऑप्शन सही होगा। फ्लोएम क्या करता है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों ओर ले जाने आने का काम करता है भोजन को। और जाइलम का काम होता है केवल ऊपर से नीचे की ओर, इसलिए ऑप्शन जो है ना, ये ग नंबर सही होगा, ऊपर से नीचे की ओर, ये ऑप्शन सही होगा।
अब चलते अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखते हैं क्या है। 5 नंबर में कह रहा है जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। यह है कार्टेक्स, उसके बाद है फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर मूल रोम, यानी 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। तो जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियां तक पहुंचाने की जो क्रिया करता है, ऊपर ही बता चुका हूँ कि ऊपर से नीचे की ओर ले जाता है ना, वो करता है जाइलम। तो ऑप्शन नंबर ये होगा जाइलम, गो नंबर कि जाइलम क्या करता है, जो जल होता है घुलनशील खनिज लवण जो भी पदार्थ नीचे से अवशोषण करता है उसका पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। समझ गया, तो ऑप्शन गो होगा। 6ठा नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो हमने बता दिया हो कि रक्त जो होता है ना आरबीसी में किसके उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो आरबीसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में जो है रक्त लाल दिखता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में लाल दिखता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब हमने बताया हूँ, उसमें बता चुका हूँ कि आरबीसी में जो होता है ना हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो है लाल होता है। और 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। ऑप्शन दिया है धमनियाँ, सिराएँ, आलिंद, निलय। तो शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन, जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला हो, बिना ऑक्सीजन का रक्त का वाहन हो नहीं सकता, और शुद्ध रक्त वही होगा जिसमें ऑक्सीजन मिला होगा। तो शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय के सभी भाग में जो है ना धमनियाँ का काम है ले जाना और ले आना। तो हमने पहले धमनियाँ चैप्टर जब पढ़ा है, धमनी हृदय हार्ट के बारे में जब बता रहे तो उसी समय हम बताए थे कि धमनी से कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध किससे होता है, शुद्ध किससे होता है, यानी शुद्ध ये रक्त कहाँ जाके शुद्ध होता है। तो रक्त जो है ना फेफड़ा में जाने के बाद ऑक्सीजन के मेल से शुद्ध होता है, फिर वहाँ से जो है सिराए द्वारा पहुँचता है। ये सब कुछ ने हमने बता दिया, इसलिए इसमें अभी हमको उतना नहीं बताना, यहाँ हमको सीधा बताना है कि ये यानी कि किस वाहिनियाँ द्वारा निकलती है। तो धमनियाँ जो होता है ना उसी द्वारा शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त शरीर के विभिन्न भाग तक पहुँचता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, देखो हृदय के वेश्म का शिथिलन कहलाता है। हृदय के वेश्म का शिथिलन कहलाता है। तो सी स्टोल लिखा है, डायस्टोल, हृदय संकुंचन, तालाब बंद। तो हृदय के वेश्म का जो शिथिलन कहलाता है वो कहलाता है डायस्टोल। हृदय के वेश्म का जो शिथिलन कहलाता है वो क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। तो आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव यहाँ 8 नंबर तक हो गया है। अब इसमें कुछ जो है खाली जगह वाला है, रिक्त स्थान वाला है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि जाइलम में पाई जाने वाली और मुख्य रूप से जाइलम में पाए जाने वाली और मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। क्या सहायक होता है, जाइलम में पाई जाने वाली डैश और डैश मुख्य रूप से जाइलम एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। तो ये वाहिकाएँ, वाहनिकाएँ, जाइलम में पाए जाने वाली वाहिकाएँ और वाहनिकाएँ जो होता है मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा नंबर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चलनी नालिका के जीव द्रव के बीच डैश के द्वारा संबंध स्थापित होता है। चलनी नालिका के जीव द्रव के बीच डैश के द्वारा
संबंध स्थापित होता है। तो ये जो संबंध स्थापित होता है चलनी नालिका जीव द्रव के बीच, ये छिद्रों के द्वारा संबंध स्थापित होता है। किसके द्वारा? छिद्रों के द्वारा ये संबंध स्थापित होता है। अगला देखिए 3 नंबर में दिया है कि जल का अवशोषण डैश द्वारा होता है। जल मृदा से जल का अवशोषण डैश द्वारा होता है। मृदा से जल का अवशोषण डैश द्वारा होता है। तो यानी कि मिट्टी से जो भी जल का अवशोषण होता है मूल रोम के द्वारा होता है। जो पतला पतला जड़ में देखा होगा पतला पतला सीरा जैसे दिखता है, वही इसके द्वारा क्या होता है, वही है मूल रोम, और उसी के द्वारा जल का अवशोषण होता है। चौथा नंबर को पौधे में जल का लगातार अवशोषण पर निर्भर करता है। पौधे में जल का लगातार अवशोषण डैश पर निर्भर करता है। पौधे में जल का लगातार अवशोषण डैश पर निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है लगातार? वाष्पो उत्सर्जन। क्या होगा? वाष्पो उत्सर्जन पर निर्भर। पौधे में जल का लगातार क्या होता है? अवशोषण जो होता है, वाष्प जो बनता है उसी पर निर्भर करने के कारण लगातार उसमें जल का अवशोषण होता रहता है। 5 में कह रहा है डैश और डैश के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। यानी डैश और डैश के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। तो किसके और किसके फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है? तो मूल दाब और वाष्पो उत्सर्जन के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। मूल दाब और वाष्पो उत्सर्जन के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है कि दायां और बायां निलय एक दूसरे से डैश के द्वारा अलग होते हैं। दायां और बायां निलय एक दूसरे से डैश के द्वारा अलग होता है। तो दायां और बायां निलय जो होता है एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है? ये हट वाला जब मैं फिगर बनाया था डायग्राम, उसी में बताया था किसके द्वारा अलग होता है। तो ये जो अंतरानिलय भित्ति जो होता है ना, उसके द्वारा ये दोनों अलग होता है। दायां और बायां निलय जो है किसके द्वारा अलग होता है? अंतरानिलय भित्ति द्वारा। अंतरानिलय भित्ति द्वारा ये दोनों दायां बायां निलय अलग होता है। आगे 7 नंबर में देखो क्या कह रहा है। आगे दिया है महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त का प्रवाह का दबाव डैश कहलाता है। यानी कि महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त का प्रवाह का दबाव डैश कहलाता है। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखा जो होते हैं ना, उसमें रक्त का प्रवाह का दबाव जो होता है वो क्या कहलाता है? वो तो रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। आगे 8वां में देखिए धमनियाँ शुद्ध या डैश रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। यानी कि धमनी का काम जो होता है शुद्ध या अशुद्ध रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न भाग में ले जाती है। यानी कि यहाँ ये नहीं कह रहा है कि धमनियाँ शुद्ध या अशुद्ध। धमनी जो एक ही धमनी ऐसा होता है जिससे अशुद्ध रक्त जाता है, बाकी सभी धमनी ऐसे होते हैं जिससे शुद्ध रक्त जाता है। तो धमनियाँ शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन जनित, पहले नंबर में बता दिया हूँ, उसी में पहले नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि धमनियाँ शुद्ध या, क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का वाह्य नालिका क्या है? तो धमनियाँ था, तो यहीं पर है वही धमनियाँ शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। धमनियाँ शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। यहाँ ऑक्सीजन होगा, यानी ऑक्सीजन जनित रक्त जो होता है उसी को धमनियाँ का काम है, शुद्ध हो और ऑक्सीजन जनित हो, उसको हृदय के सभी भागों में ले जाने का काम करता है। उत्तक कोशिका के बीच स्थित डैश सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। उत्तक कोशिका के बीच स्थित सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं।
कहने कह रहा है कि उत्तक कोशिका के बीच में स्थित डैश सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। किसको लसिका कहते हैं? तो ये होगा WBC। उत्तक कोशिका के बीच में स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं, WBC। समझ गए? तो यहाँ तक। तो अब जो है ना बच्चों, अगले चैप्टर में बताएंगे, अगले वीडियो में। इन्हीं के साथ आप लोगों को क्या बताऊँ, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कर देना, ताकि मैं आप लोगों का इसी प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए बताएंगे, ताकि कुछ बच्चे अपना तैयारी कर सके अच्छे से। बिना तैयारी का कोई फल मिलने वाला नहीं है इस बार, क्योंकि पिछले साल तो कुछ कोरोना की वजह से बच्चों सबको ऐसे ही निकाल दिया गया। लेकिन जब तक नहीं जानोगे तो आगे किसी चीज़ में भाग नहीं ले सकते हो। यहीं से कंपटीशन में भी सवाल सब आता है, नहीं कि दूसरे कोई और जगह से आते हैं। तो यानी कहा जाता है कि 4 से लेकर 10 तक की अच्छी तैयारी कर लो, किसी भी कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, अच्छी जानकारी मिल सकता है। उसके ऊपर के लिए अलग अलग होता है, तो तुम लोग को यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा। तो इन्हीं के साथ ये वीडियो को आज मैं बंद करता हूँ। अगले वीडियोज़ आएंगे अगले चैप्टर लेके। धन्यवाद तुम लोगों की।